अगर हमारे पास एक लंबा सा वायर रहता है और इसमें हम कुछ चार्ज प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल इस वायर में पूरे के पूरे वायर में प्रोवाइड किया गया क्यू चार्ज। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया गया। पॉजिटिव चार्ज हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल दे, दैट मीन इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकल जाए यहां से तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने कितना चार्ज दिया? पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया इस वायर को। तो इस चार्ज के कारण इसके आसपास के रीजन में बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को पता लगाना है। इससे पहले भी हमने कन्वेंशनल मेथड से यह देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे पता करते हैं हर एक पॉइंट का। तो वो बड़ा ही हेक्टिक सा, बड़ा ही कम्बरसम प्रोसेस है। यहां पर अगर हम गाउसेस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि इस चार्ज्ड वायर के आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। इससे पहले हमने गाउसेस थ्योरम पे बात किया है, इसके प्रूफ्स, अलग अलग तरीके के प्रूफ्स पे बात किया है और इसका एक एप्लीकेशन पे भी बात किया है। तो उन सारे वीडियोस का लिंक, रिलेटेड वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वापस आते हैं इस सवाल पे। अगर एक चार्ज्ड वायर हो तो हमने चार्ज दिया इस वायर पे, ये एक चार्ज्ड वायर बन गया, इसके आसपास के रीजन में हमें पता करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहां पर गाउसेस थ्योरम का एक लिमिटेशन है कि हम तभी इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं एक पॉइंट में अगर वो पॉइंट बहुत क्लोज होगा इस वायर के। और हमें पता है बहुत क्लोज अगर पॉइंट रहेगा तो इस पॉइंट के लिए ये जो चार्ज्ड वायर होगा ये इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर की तरह बिहेव करेगा। इस पे मैं डिटेल्स में बात नहीं करूंगा। इससे पहले एक वीडियो में हमने इस पे काफी चर्चा किया है, तो उस वीडियो का भी लिंक, रिलेटेड वीडियो का लिंक मैं यहां डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां क्लिक करके आप उसे देख ले। सिर्फ इतना याद रखें, अगर कोई चार्ज शीट होता है, प्लेन शीट होता है या फिर चार्ज वायर होता है, अगर कोई पॉइंट उसके बहुत 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 करीब हो तो फिर वो वायर या फिर वो शीट जो है, चार्ज शीट जो है, वो उस पॉइंट के लिए इन्फिनिटली लॉन्ग या इन्फिनिटली लार्ज की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन उस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही बनेगा जैसे कि वो वायर जो है, इस केस में अगर बात करें तो ये वायर जो है ये मानो इन्फिनिटली लॉन्ग है। तो सही मायने में अगर ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर होता, बहुत 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 लंबा होता, तो फिर किसी भी पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता इससे, इस वायर से रेडियली आउटवर्ड्स, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता, ये मैग्नीट्यूड होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू इस वायर का जो चार्ज डेंसिटी है डिवाइडेड बाय इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वायर से। तो इस केस में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो फॉर एग्जांपल r है, तो ये होता डिवाइडेड बाय r। तो ये होता इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता उसका मैग्नीट्यूड, और वो इस वायर पे परपेंडिकुलर होता। कब? जब ये वायर इन्फिनिटली लॉन्ग हो, मतलब बहुत 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 लंबा हो। लेकिन अगर फाइनाइट लेंथ का हो, बहुत कम लेंथ का हो, तो भी अगर पॉइंट बहुत क्लोज हो, बहुत 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 क्लोज हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर हो, तो इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उसी इक्वेशन से गाइडेड होगा, उसी एक्सप्रेशन से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है, यहां ये वायर से जो डिस्टेंस है वो। सो यही इक्वेशन बनता। वैसे आप जितना क्लोज जाएंगे, जो रियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसका इतना क्लोज होगा। दैट मीन जो वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस इक्वेशन से उतना सटीक आप पता लगा सकते हैं अगर फाइनाइट लेंथ का हो तो। प्रैक्टिकली फाइनाइट लेंथ का ही होता है सारे चार्ज वायर्स जो हैं। तो यहां पर आप जितना क्लोज जाते जाएंगे फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए, ये उतना इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की तरह बिहेव करेगा और इक्वेशन जो है उतना सटीक बैठेगा। यहां पर आप ये नहीं कह सकते फॉर एग्जांपल कि ये 5 मीटर का है ये चार्ज वायर, आप सीधे यहां से 5 मीटर और दूर, यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 5 मीटर का हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा जो कि उस इक्वेशन से मिलता है हमें। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें दिखेगा फ्रिंजिंग इफेक्ट। यहां सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है तो यहां से धीरे धीरे वो डेविएट करते जाएगा, वो बाहर की तरफ निकलते जाएगा। जितना दूर जाएंगे ये इसका फ्रिंजिंग इफेक्ट उतना बढ़ते जाएगा। इसीलिए बहुत क्लोज पॉइंट्स के लिए देखें आप ये पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिल्कुल ऐसे पैरेलल है। क्लोज पॉइंट्स के लिए आपको दिखेंगे, जितना दूर आप जाएंगे उतना देखें ये फ्रिंज कर रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। सो इसीलिए जब वायर फाइनाइट लेंथ का होता है तो हमें कंसीडर करना होता है पॉइंट्स को बहुत बहुत क्लोज। अब चलिए
हमें सबसे पहले ये देखना होगा, चूंकि हम गाउस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से कैसे बाहर निकलेंगे। उसी हिसाब से हमें गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। फिर तो इसमें एक छोटा सा सेक्शन को हम यहां बड़ा करके एनलार्ज करके ड्रॉ करेंगे। तो अगर यहां वायर है ये, अगर ये एक आइडियल वायर होता है तो इसका शेप कैसा होना चाहिए? अगर एक छोटा सा सेक्शन को हम काटेंगे तो इसका शेप कैसा होना चाहिए? इसका शेप होना चाहिए सिलिंड्रिकल। तो हम जब इसे अलग से ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें मिलेगा एक सिलेंडर। तो वही सिलेंडर हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। अब हमें देखना है इस सिलिंड्रिकल वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कैसे बाहर निकलेंगे। आप अगर देखेंगे चार्जेस जो है, चार्जेस इसके सरफेस में रिसाइड करेगा। वैसे चार्जेस जो है इस सेक्शन में रिसाइड नहीं करेगा, यहां भी रिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसे काट के एनलार्ज करके यहां पर उसे ड्रॉ किया है। चार्जेस जो है इस सरफेस में रहेगा। चार्ज हमेशा, अगर ये कंडक्टर है तो हमेशा ये रहेगा सरफेस पे, तो चार्ज सरफेस पे है। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा, क्योंकि ये स्टैटिक चार्ज है तो ये पूरा का पूरा जो सरफेस है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो यहां पर देखें, जो किसी भी एक सेक्शन से अगर देखते हैं तो फील्ड लाइंस जो है ऐसे नॉर्मली आउटवर्ड्स होंगे, ऐसे हर जगह से नॉर्मली आउटवर्ड्स, कुछ ऐसे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेहतर समझ आए, बेहतर से बेहतर मैं ड्रॉ करूं, कुछ ऐसे। हर पॉइंट से आप पाएंगे कि नॉर्मली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कुछ ऐसे। आई थिंक पिक्चर क्लियर हो चुका होगा कि फील्ड लाइंस जो है ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगे हर जगह से। तो फिर यहां अगर देखें हमें गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना है तो यही इसी जगह से अगर फील्ड लाइंस को देखते हैं तो कुछ ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगे वो सारे फील्ड लाइंस, ऐसे, कुछ ऐसे हर तरफ, ऐसे। तो अगर यहां आप गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो आप कैसा गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे? तो यहां पर हम जो गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ये सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस होगा, क्योंकि यहां से भी वही केस होगा। यहां से भी फील्ड लाइंस जो है ऐसे ही बाहर की तरफ निकलेंगे, ऐसे ही, कुछ ऐसे, ऐसे। तो आप यहां पर स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे अगर ऐसे, अगर आप स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो आप पाएंगे यहां पर फील्ड लाइंस जो है ऐसे बाहर निकलेगा, यहां फील्ड लाइंस ऐसे बाहर, और यहां फील्ड लाइंस ऐसे बाहर। तो हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो आपको अलग अलग मिलेगा। डिस्टेंस भी देखे वायर से अलग अलग है, यहां डिस्टेंस कम है, यहां डिस्टेंस ज्यादा है, यहां और ज्यादा है। और साथ ही साथ यहां पर देखिए जो एंगल बनेगा यहां, तो ये इस पे नॉर्मल होगा, इस सरफेस पे, यहां पर जो छोटा सा सरफेस एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे, लेकिन यहां पर वो नॉर्मल नहीं होगा। बड़ा ही दिक्कत होगा इसे पता कर पाना, इस फ्लक्स को, टोटल फ्लक्स को। और गाउस थ्योरम हम जब अप्लाई करेंगे तो हम फ्लक्स पता करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। तो हम जो गाउसियन सरफेस यहां ड्रॉ करेंगे वो होगा सिलिंड्रिकल, कुछ ऐसा, ऐसा एक सिलेंडर। ये हो गया इस सिचुएशन में हमारा गाउसियन सरफेस। ये है गाउसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस। और साथ ही साथ ये चार्ज्ड वायर जो है इस सिलेंडर का नेचुरल एक्सिस होगा। दैट मीन ऊपर वाला और नीचे वाला जो सर्कुलर बेस है उनके सेंटर से पास होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सारे जो है वो इस वायर पे ऐसे नॉर्मली आउटवर्ड्स है, इस तरह से ऐसे नॉर्मली आउटवर्ड्स है, आपको दिख रहा है। तो सारे फील्ड लाइंस जो है वो किसे क्रॉस करेंगे? ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसे क्रॉस करेंगे सारे फील्ड लाइंस। तो अगर क्रॉस किया हुआ फील्ड लाइंस को यहां पर देखते हैं तो हम ये पाएंगे इस पॉइंट में कुछ ऐसे बाहर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट में ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स होंगे, क्योंकि ये जो गाउसियन सरफेस है ये खुद सिलिंड्रिकल सरफेस है। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ऐसे। सो
हमें एक अंदाजा हो गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बाहर निकलेंगे। इस सरफेस पे, ये जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, उस पे होगा नॉर्मल। यहां पर इस सरफेस को और इस सरफेस को क्या कोई फील्ड लाइन क्रॉस करेगा? देखिए, अगर इस सिलेंडर का रेडियस बहुत कम हुआ, मतलब नैरो सिलेंडर हुआ, बहुत नैरो, तो फिर यहां पर हमें फ्रिंजिंग इफेक्ट कम से कम दिखेगा। मतलब कि फील्ड लाइन जो बाहर की तरफ डेविएट करके निकल रहा है वो बहुत बहुत कम होगा। तो हम कह सकते हैं ऊपर वाले सरफेस को फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे जब ये नैरो से नैरो होगा। जितना नैरो होगा उतना कम फील्ड लाइन क्रॉस करेगा ऊपर और नीचे वाले सरफेस को। लेकिन इसी को अगर आप बहुत चौड़ा बना देते हैं, इसी सिलेंडर को बहुत चौड़ा बना देते हैं, तो फिर क्या होगा? हमने जैसे बात किया था, होगा फ्रिंजिंग इफेक्ट। तो ऊपर की तरफ फील्ड लाइन जो है डेविएट करेगा, कर्व आउट करेगा। तो उस केस में वो इस सिलेंडर का ऊपर वाला सरफेस को क्रॉस कर जाएगा, और उसीलिए हम उस केस में गाउसेस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने बात किया गाउसेस थ्योरम का लिमिटेशन है, और यहां पॉइंट को क्लोज से क्लोज होना होगा इस वायर के। तो बहुत पतले गाउसियन सरफेस के लिए हम कह सकते हैं, दैट मीन जिसका रेडियस बहुत कम है, उसके लिए कह सकते हैं कि ऊपर वाले और नीचे वाले सरफेस को कोई फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेगा। तो यहां फ्लक्स बनेगा 0, और ऊपर वाले इस सरफेस में भी फ्लक्स बनेगा 0। सिर्फ जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा इस सरफेस पे, इस कर्व्ड सरफेस पे। तो अब यहीं से आगे हम ये देख लेंगे गाउसेस थ्योरम हम यहां पर कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए कुछ डायमेंशन यहां पर बना लेते हैं। ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का अगर आप देखते हैं रेडियस, तो ये रेडियस जो है, ये रेडियस r है। दैट मीन हम पता करेंगे इन पॉइंट्स में, यहां पर हम पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट में हम पता कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि फ्लक्स तो ये सारे छोटे छोटे जो सरफेसेस है उसके लिए हम पता करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन पॉइंट्स के लिए पता करेंगे। तो हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट्स है, अगर इस सिलेंडर का रेडियस r होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इस वायर से उन पॉइंट्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा r। तो हम जो यहां पता कर रहे हैं, एक वायर से r डिस्टेंस दूर अगर पॉइंट रहे तो उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, सबसे पहले कि जो फ्लक्स बनेगा, टोटल फ्लक्स ये बराबर होगा चार्ज एनक्लोज्ड। कितना चार्ज ये एनक्लोज करके रखेगा, ये Q नहीं होगा, Q पूरा का पूरा वायर में चार्ज है, सो ये Q नहीं होगा। चलिए इसे हम चार्ज एनक्लोज्ड को Q डैश बना देते हैं। सो ये चार्ज एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो मीडियम जो है यहां पर फ्री स्पेस है, दैट मीन एयर या वैक्यूम है। अब यहां से देखें ये चार्ज कितना एनक्लोज करेगा, उसके लिए कुछ डायमेंशन आपको और पता होना होगा कि ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर हमने ऐसा कंसीडर किया कि इसका जो हाइट है ये h है। तो अब देखिए ये गाउसियन सरफेस जो है, सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस जो कि क्लोज्ड सरफेस है, ये कितना चार्ज एनक्लोज करके रखेगा। ये जो चार्ज एनक्लोज करेगा, ये यहां से वायर के यहां से यहां तक का जो पार्ट है, उस पार्ट के लिए चार्ज को एनक्लोज करके रखेगा, इतना सा पार्ट में जितना चार्ज है। तो इसके लिए अब हम यहां चार्ज डेंसिटी, जो हमने चार्ज प्रोवाइड किया था उसका चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो पता करना होगा। अगर पता होगा वो, तो फिर हम उसे h के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा टोटल चार्ज यहां पर कितना एनक्लोज्ड है। देखिए लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर एक वायर का आपको पता है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो आपसे अगर कहा जाए कि L लेंथ में कितना चार्ज है, इसका चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपसे पूछा गया L लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो आप कहेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू L, उतना चार्ज होगा इस जगह पे। तो यहीं से आगे अब हम क्या करेंगे, यहां हम ये मानेंगे कि चार्ज जो प्रोवाइड किया गया वो हमें चलिए नहीं पता, अगर पता है भी तो हम चार्ज डेंसिटी पता कर लेंगे। बट हमें जो पता है, जो कि यहां काम का चीज है, वो है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव लैम्डा हम लिखेंगे। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है यहां पर। आप ऐसा कह सकते हैं, अगर ये लेंथ जो है ये फाइनाइट लेंथ है, हमें पता है इसका लेंथ, टोटल लेंथ अगर L है, तो ये जो लैम्डा होगा चार्ज डेंसिटी, अगर मान ले Q बताया जाता आपको चार्ज कितना प्रोवाइड किया गया इस पे, तो हम कहते हैं लैम्डा होगा टोटल चार्ज प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाय जो लेंथ है इस वायर का। मैं आपको फिर से बता दूं कि प्रैक्टिकल केसेस में वायर का लेंथ फाइनाइट ही होता है, हमें पता होता है उसका लेंथ क्या है, और साथ ही साथ हम गाउसेस थ्योरम अप्लाई करते हैं इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए ही। दैट मीन पॉइंट्स को जो है वायर के बहुत 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 क्लोज होना होगा।
तो फिर यहां से देखें चार्ज ये जो एनक्लोज्ड करेगा, अभी कितना एनक्लोज करके रखा है हमने, माना है क्यू डैश्ड। तो क्यू डैश्ड चार्ज वायर का इतना पार्ट जो है कंटेन करके रखा है और ये गॉसियन सरफेस एनक्लोज करके रखा है। तो अब हम कहेंगे ये जो क्यू डैश्ड है ये किसके बराबर हो जाएगा, इवेल्युएट कर लेते हैं एक बार। क्यू डैश्ड ये बराबर होगा इस वायर में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इनटू एच। तो यहां से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह लैम्डा इंटू एच ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, टोटल फ्लक्स है। यहां पर देखिए टोटल फ्लक्स किसके कारण बनेगा, टोटल फ्लक्स सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस के लिए ही बनेगा, क्योंकि ये जो ऊपर का जो सरफेसेस हैं, ऊपर और नीचे दोनों, इससे कोई भी फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस नहीं करेगा। तो जब क्रॉस नहीं करेगा फील्ड लाइंस ऐसे, तो फिर यहां फ्लक्स जो होगा नीचे वाले सरफेस में और ऊपर वाले सरफेस में, उसमें फ्लक्स होगा जीरो। तो टोटल फ्लक्स होगा सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस के लिए। अब ये जो कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स है इसे हम एक और तरीके से पता कर सकते हैं। हमें पता है कि फ्लक्स जो है ये बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस छोटे से सरफेस की बात करें, यहां एक छोटा सा सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, इसका सरफेस एरिया होगा ds, और ऑब्वियस सी बात है ds का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड्स, तो वो e के डायरेक्शन में ही होगा। सो ये है ds वेक्टर। तो टोटल फ्लक्स जो होगा उसके लिए हम इस छोटा सा रीजन में ds सरफेस में जो फ्लक्स होगा, चलिए उसे d फाई मान लेते हैं। इस d फाई को पता करेंगे, छोटा सा फ्लक्स को इस रीजन के, और फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे और हमें मिलेगा ये टोटल फ्लक्स, जिसे कि आगे हम इसके साथ इक्वेट कर देंगे। तो यहां पर अगर d फाई को देखते हैं हम, तो छोटा सा फ्लक्स है d फाई, जैसे कि हमें पता है ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस वेक्टर है इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट। जैसे कि हमें पता है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट होना है, और ds इतना छोटा सा रीजन है, इतना छोटा सा एरिया है कि उस एरिया में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां E होगा, तो यहां आप E नहीं कह सकते, एज वेक्टर दोनों सेम नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन वेक्टर सेम नहीं है। देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग पॉइंट्स पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट में अलग अलग होगा, ये सही बात है। लेकिन एक छोटा सा रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसे आप कांस्टेंट मान सकते हैं, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों। तो यहां से हम आगे अब ये कह सकते हैं, जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे, डॉट मल्टीप्लिकेशन, तो ये बराबर हो जाएगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल जो है उसका कोसाइन वैल्यू, तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का एंगल देखे 0 डिग्री होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कोसाइन ऑफ 0 डिग्री। सो मैं यहां लिख दे रहा हूं कोसाइन ऑफ 0 डिग्री, जो कि 1 के बराबर होगा। तो यहां से आगे हम कह सकते हैं ये होगा EDS। क्या मिल गया हमें, छोटा सा फ्लक्स हमें मिल गया। अब जब हम टोटल फ्लक्स पता करेंगे तो इसी को करेंगे इंटीग्रेट, दैट मीन इसे करेंगे इंटीग्रेट। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया EDS को। देखिए ये क्लोज्ड इंटीग्रल नहीं हो रहा, अगर यहां पर सारे फ्लक्स को आपको पता करना है तो ये कर्व्ड सरफेस में हम इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर वाले सरफेस में और नीचे वाले सरफेस में हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, उसे हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। इसीलिए हम यहां पर ये जो सिंबल है, ये जो सर्कल है, ये नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन नहीं है। ये सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस में हम इंटीग्रेट करेंगे DSS को जितने भी हैं, और हम कह सकते हैं कि ये एक ओपन इंटीग्रेशन है। सो यहां से आगे अब देखिए, यहां जैसे कि हमने बात किया, इसे इंटीग्रेट करना होगा, किस सरफेस में करना होगा। चलिए 3 सरफेसेस है मान ले, यहां पर सरफेस S1 है, यहां पर सरफेस S2 है, और ये जो सरफेस है ये S3 है। तो हम S3 पे इंटीग्रेट करेंगे, सिर्फ S3। S1 और S2 के कारण फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बात किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही अलग अलग हो, अलग अलग पॉइंट्स में, यहां जितने भी पॉइंट्स है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स देखे वायर से सेम डिस्टेंस दूर है। हमने सिलेंडर को ऐसे कंसीडर किया था कि ये वायर उसका नेचुरल एक्सिस बन जाए। तो यहां पर E तो कांस्टेंट हो गया, E को हम इंटीग्रल के बाहर ले जा सकते हैं। सो फ्लक्स जो है E बाहर ले गए, इंटीग्रेशन ऑफ ds ओवर द सरफेस S3। तो ds का मतलब ये छोटा सा एरिया था, छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल एरिया। अब जितने भी DSs हैं उन सबको इंटीग्रेट करना है, दैट मीन यहां 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 यहां, जहां जितना आपको DSS मिलेंगे सबको इंटीग्रेट करेंगे। आपको क्या मिलेगा, हमने तो पहले ही इसे कंसीडर नहीं किया था, इसे बाहर कर दिया था कंसीडरेशन के इन दोनों को। तो हमें सिर्फ S3 का सरफेस एरिया मिलेगा, S1 S2 नहीं मिलेगा। सो ये बराबर हो जाएगा E इंटू S3 का। अगर आप देखते हैं सरफेस एरिया कितना होगा, तो चलिए यहां से कंप्यूट कर लेते हैं।
S3, इसके लिए यहां से देखिए जो सरफेस एरिया होगा, एक ऐसा सिलेंडर, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया जिसका की रेडियस r है और हाइट h है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r h। तो ये हो गया सरफेस एरिया S3 का। तो हम यहां से आगे कहेंगे E इंटू 2 पाई r h। अब ये जो है टोटल फ्लक्स जो है इसे किसके बराबर होना है, इसके बराबर होना है। सो ये था फ्लक्स। तो यहां से आगे हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्लक्स है E इंटू 2 पाई r h, ये बराबर हो जाएगा इसके। सो लैम्डा इंटू एच डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां सबसे पहला काम तो ये करे कि यहां से जो h है इसे कैंसिल कर दे, h से डिवाइड कर सकते हैं हम इक्वेशन के दोनों साइड को। सो अब यहां से आगे हम ये पाएंगे कि E इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बराबर हो जाएगा, देखिए 1/2 पाई r, ये 2 पाई r इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे आप सजा के लिख सकते हैं कुछ ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो 1/4 पाई, उसका 2 पाई यहां पर है, एप्सिलॉन नॉट यहां पर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू लैम्डा। यहां देखिए 2 और ये 4 अगर कैंसिल करें तो 1 डिवाइडेड बाई 2 जो कि यहां पर दिख रहा है वो मिलेगा हमें, इनटू यहां से तो हमें इसे कॉमन आउट कर ही लिया था हमने, यहां ये r जो है वो आपको मिलेगा। तो ये मिल गया फाइनल एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर।